हेलो स्टूडेंट्स। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जहां हम लोगों ने फिनिश किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल अलोंग इट्स एक्सियल लाइन एंड अलोंग इट्स इक्वेटोरियल लाइन, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज दो टॉपिक आज पढ़ेंगे। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक टॉर्क के लिए और एक पोटेंशियल एनर्जी के लिए पढ़ना है। तो हमारे डाइपोल के चार टॉपिक हो जाएंगे। एक डाइपोल का डेरिवेशन एक्सियल लाइन के लिए, एक इक्वेटोरियल लाइन के लिए, फिर एक टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें से दो हम पढ़ चुके हैं। दो हैं टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें कुछ समझना होगा। क्या समझना है कि जो बच्चे बिगिनर्स हैं उनके लिए कि उन्हें टॉर्क मालूम होना चाहिए, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल पता होना चाहिए, फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए टॉर्क का मतलब क्या होता है क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा था। पहले इनको समझ लेते हैं, फिर डेरिवेशन करना आसान हो जाएगा। टॉर्क का मतलब होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। डन। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ट्रांसलेटरी मोशन के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होता है, ठीक वैसे ही करके किसी चीज को रोटेट करना हो वहां पर कपल ऑफ फोर्स चाहिए, मतलब वहां पे टॉर्क रिक्वायर्ड होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रॉड है और इस रॉड को हमने इस एक्सिस पे फिक्स कर दिया, इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया। मुझे इसको अपनी एक्सिस पे रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक फोर्स F1 लगाया, यहाँ पे एक फोर्स F2 लगाया, तो अगर यहाँ पर एक्सिस पे फिक्स है तो इसका जो रोटेशन होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। मीन्स ये अपनी जगह पे इस तरीके से घूमेगा। तो कभी भी किसी चीज को रोटेट करना है तो मुझे क्या चाहिए, टू इक्वल अपोजिट फोर्सेस। ध्यान रखिएगा, इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे और एंटी पैरेलल होंगे और एक्टिंग ओवर, सबसे बड़ी बात, एक्टिंग ओवर टू डिफरेंट पॉइंट होंगे, एक ही पॉइंट पर एक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो जब मुझे इसका टॉर्क निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई एक फोर्स ले लेंगे, F1 चाहे F2, और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर ये 90 पे है तो ये डिस्टेंस क्या होगी, R परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। अगर 90 पे इंक्लाइन नहीं है, मान लीजिए इस तरीके से है, तो इनके बीच का ये डिस्टेंस 90 नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनके कंपोनेंट निकालेंगे या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से बढ़ा के प्रोसीड करके, जैसा कि आपने 11 में किया था। तो एक ब्रीफ रिव्यू हो गया आपको कि आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क कहाँ होगा, टू इक्वल अपोजिट एंटी पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ओवर टू डिफरेंट पॉइंट विल मेक अ या विल कंस्टिट्यूट अ टॉर्क। तो इस तरीके का हमें यहाँ ढूंढना होगा। मतलब टॉर्क निकालेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर दो इस तरीके के फोर्स कहीं ना कहीं लग रहे होंगे, वो हमें ढूंढना होगा। एक बात हो गई। दूसरी बात इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें पता है, हम लोगों ने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम P से दिखाते हैं, क्या होता है, Q इंटू 2a, मतलब आइदर चार्ज इंटू देयर सेपरेशन, चार्ज और उनके बीच का सेपरेशन। तो ये भी हमें पता है। अब बात आती है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है हर जगह फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी, इक्वल होगी। मतलब अगर मान लीजिए किसी एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मान लो ये स्पेस है, यहाँ पर 5 न्यूटन पर गुलाम है, तो यहाँ पर भी कितनी होगी, 5 न्यूटन पर गुलाम, यहाँ पर भी कितनी होगी, 5 न्यूटन पर गुलाम। इस तरीके से स्पेस में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होनी है, सेम होनी है, यूनिफॉर्म होनी है। मतलब उस पॉइंट, उस स्पेस, इस तरीके से आपको समझाने के लिए बताया गया है। मतलब उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, उस पर्टिकुलर लोकेशन से मतलब जैसे मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है एक और ये एक नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। यहाँ से लाइंस इस तरीके से जा रही हैं, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव हमें पता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले क्वेश्चन भी किया था एक। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पर, इन सभी पॉइंट पर A, B, C, D पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। यहाँ पर कैसी होगी, सेम होगी विथ रिस्पेक्ट टू दीज प्लेट्स। तो हर एक जगह पे स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो हम लोगों ने दो पॉइंट पढ़े थे। वाइडली स्पेस्ड फील्ड लाइंस विल रिप्रेजेंट वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लोजली स्पेस्ड फील्ड लाइंस विल रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो यहाँ पर हम ना वाइडली बनाएंगे ना क्लोजली स्पेस्ड बनाएंगे। अगर हम इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइन, इक्वी स्पेस्ड का मतलब दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर रहे, और लाइंस कैसी हो, पैरेलल इक्वी स्पेस्ड लाइंस विल रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हुआ, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करिए, उनके बीच की स्पेसिंग सेम रखिए। सेम रखने से क्या होगा, ना ये कहीं पर वाइडली स्पेस्ड है ना ही कहीं पर क्लोजली स्पेस्ड है। जैसे मान लो मुझे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, तो मैंने क्या किया, ऐसी लाइंस खींच ली, अब लाइंस को दूर दूर कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गया, यहाँ स्ट्रॉन्ग हो गया। तो अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहा, ये कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। तो जब भी हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे, इक्विस्पेस्ड पैरेलल लाइन से। तो हमारे जो टॉपिक में 3 टर्म आ रहे हैं जिनको हमने ब्रीफली समझ लिया। टॉर्क का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब आइए, अच्छा सा डेरिवेशन है जो कि एग्जाम में कई बार फ्रीक्वेंटली आता है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, तो हम पहला काम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आप अपने स्किल से भी कर सकते हो, नहीं अदरवाइज रफ आइडिया लेके आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इसमें डाइपोल प्लेस करेंगे। अब ये एक बात और है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से होगी, मींस बोर्ड के नीचे से ऊपर की तरफ। मतलब अगर समझा जाए इसको, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट रखी होगी इस तरीके से, ऊपर क्या रखा होगा, एक नेगेटिव प्लेट। समझने के लिए बनाएंगे आप एग्जाम में, इतना ही केवल। अब यहाँ पे हमें डाइपोल प्लेस करना है, तो डाइपोल हमने प्लेस कर दिया, कहीं पर भी कर सकते हो आप, एक -q और एक +q, जगह का नाम दे दिया a और b। ठीक है भाई, तो a b का मतलब हो गया, आपको पता ही है पहले से, 2a। डाइपोल मोमेंट कितना होता है भाई, 2aq। ये सब अपने नॉलेज के लिए रख लिया। अब बताइए डाइपोल मोमेंट किधर होगा, a से b की तरफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। ठीक है, इसको हम हटा दें, नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स समझाने के लिए बना रहने दीजिए। देखिए, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ, इनके बीच का एंगल थीटा। मैंने जानबूझ के थीटा क्यों लिया हुआ है, कि ये थीटा पे इंक्लाइन कर दिया, कि जिससे रिजल्ट हमारा थीटा के टर्म में है। बाद में हम थीटा को चेंज करके कोई भी रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। थीटा 0 कर देंगे, थीटा 90 कर देंगे, थीटा 180 कर देंगे। तो हम लोगों ने थीटा एंगल पे इंक्लाइन कर लिया। ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पर +q बनाते तो ये 180 माइनस थीटा होता, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर प्लस बनाओगे तो डायरेक्शन क्या होती, इधर से होती। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से लिख रहा है। एंगल किसके बीच का होगा, यहाँ पे थीटा किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपली आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल मोमेंट P एंड E, जो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसका, और P के बीच का एंगल है। ठीक है, अब आप बताइए कि हमें यहाँ क्या ढूंढना है, किस पे टॉर्क लग रहा होगा। तो देखिए, अभी आपको समझाने के लिए बताएगा कि नीचे क्या चीज होगी, पॉजिटिव प्लेट होगी, ऊपर क्या होगा, नेगेटिव प्लेट होगी। तो अब बताओ, नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाने की, जैसा हमने पहले भी पढ़ा था। नहीं तो आप देखो किधर आना चाहेगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो इस पे एक फोर्स लगेगा F - Q। किधर लगेगा, नीचे की तरफ, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। और +q बताइए किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो इस पे एक फोर्स लगेगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा। तो इस पे एक फोर्स लगा, दैट इज F + Q, F + Q। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये डाइपोल मोमेंट, थीटा आपने समझ ही लिया, किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन P एंड E। डन। ठीक, इस डायग्राम को थोड़ा सा बाहर जनरेट करते हैं। देखिए, F - Q, F + Q। यहां पे कौन सा चार्ज है, -q। यहां कौन सा चार्ज है, +q। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। ठीक है, क्लियर। अब आप बताओ ये दोनों फोर्स कैसे हैं, देखते हैं। F - Q की वैल्यू कितनी होगी भाई, Q × E। क्यों होगी, आपको याद होगा,
आपने पढ़ रखा है E इज इक्वल टू कितना है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज, तो F इज इक्वल टू क्या है, QE। ऐसे करके F प्लस Q कितना होगा, QE अगेन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, चार्ज भी दोनों के लिए सेम है। तो दीज टू फोर्सेस आर इक्वल, अपोजिट एंड एंटी पैरेलल, एक्टिंग ओवर टू डिफरेंट पॉइंट्स, तो दे मस्ट कंस्टिट्यूट अ टॉर्क। तो ठीक हो गया, जो टॉपिक दिया गया था उसमें हमने ढूंढ लिया कि इस पे क्या लग रहा होगा, टॉर्क लग रहा हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें दो फोर्स मिल रहे हैं, एक F माइनस क्यू और एक F प्लस क्यू, दोनों ही कैसे हैं, इक्वल, अपोजिट और एंटी पैरेलल। देख पा रहे हो डायरेक्ट डायग्राम से, ठीक है। अब बात आती है कि क्या ये 90 डिग्री पे इंक्लाइन है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये 90 हमने ड्रॉ कर दिया, मान लो A से लेके C तक, ठीक, ऐसे करके इसको पीछे बढ़ाया और यहां से एक 90 ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये एंगल कितना था, थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा होगा। ये 90 ड्रॉ हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि A से लेके C तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी दोनों फोर्सेस के बीच की, ठीक है। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नेट फोर्स कितना होगा भाई इस पे। तो नेट फोर्स देखिए आप, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स कितना होगा भाई, F माइनस क्यू माइनस F प्लस क्यू। जो आंसर आएगा दैट इज नल वेक्टर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेनेवर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, it will experience only the torque, not the force. Only the torque, not the force. It means it will experience only torque. The force experienced by it, the net force experienced by it will be zero. It will experience the force, but the net force experienced by it will be zero. तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना होगा, जीरो होगा। तो ठीक है, अब बात आ गई कि तो ठीक है, समझ लिया हम लोगों ने। अब हमें करना क्या है कि इस पे टॉर्क निकालना है। टॉर्क का सिंपल सा फॉर्मूला है, देखिए अभी आपने पढ़ा था, इजीली आप निकाल लोगे। टॉर्क इज इक्वल टू either force into perpendicular distance, ठीक है, between them। तो either force कोई सा ले लीजिए भाई, F प्लस क्यू या माइनस क्यू सब चलेगा, into perpendicular distance। अब बताओ दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस A भी तो परपेंडिकुलर होगा, नहीं तो कौन है, A से लेके C तक ये डिस्टेंस क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, क्योंकि आपने F प्लस क्यू को पीछे प्रोसीड किया और इसको पीछे बढ़ाया, तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ, A से C, तो AC हो गया। तो F प्लस क्यू कितना है, QE इंटू AC। अब बात आती है कि इस ट्रेंगल को देखिए आप, इस ट्रेंगल में अगर आप साइन थीटा कैलकुलेट करो तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आएगा। तो परपेंडिकुलर कितना है, AC बाय AB, और AB की वैल्यू आपको पता है कितनी है, दैट इज 2A। इट मींस AC इज इक्वल टू कितना आया, 2A साइन थीटा। डन। तो ये कितना आया, QE इज इक्वल टू 2A साइन थीटा। इट मींस इसको हम अरेंज करें तो 2AQ इंटू E इंटू साइन थीटा। अब आपको पता है कि 2AQ क्या होता है, P। इट मींस PE साइन थीटा। तो देन टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। P यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा एंगल बिटवीन P एंड E, ठीक है। और आपको पहले भी पता होगा, पहले से ही पता है, ये आप नोट कर लीजिए, ये हटा दो, इसको आप ध्यान से देखना जरा, कि दो वेक्टर हो, अपने क्लास लेवल में पढ़ते थे आप, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा पढ़ते थे, और n कैप। तो अगर A वेक्टर है, B वेक्टर, उनके बीच में अगर साइन का एंगल है तो उनको हम किस में लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो ठीक ऐसे ही करके यहां पर लिखा हुआ है टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। आप बताइए, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, E इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, उनके बीच में किसका एंगल है, साइन का एंगल है। सो इट कैन बी रिटन एज P क्रॉस E, P क्रॉस E। सो द नेट टॉर्क या सिंपली द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी PE साइन थीटा, और टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। डन। ठीक है, इजी टॉपिक था। आपने देखा किस तरीके से आपने किया, एक डाइपोल मोमेंट लिया जिसको थीटा एंगल पे आपने इंक्लाइन कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और आपने यहाँ पर देखा कि दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं जो कि इक्वल, अपोजिट और एंटी पैरेलल है, जो कि बाद में उनका नेट फोर्स क्या निकल के आया, जीरो निकल के आया। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर डाइपोल मोमेंट रखा होता है कहाँ पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर केवल टॉर्क लगता है, फोर्स नहीं लगता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। अब हम आइए कुछ नोट्स ऐसे बनाते हैं जो पॉइंट जनरेट करते हैं, जो कि आगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, नंबर 1,
नोट नंबर 1, देखिए टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, डन। तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी टॉर्क की यहाँ पर कितनी होगी भाई, इस तरीके से आपको नहीं निकालना है, आप बहुत आसानी से देख सकते हो। अगर जैसे मान लो आप इसको सॉल्व करना शुरू करो तो क्या आएगा, कूलाम, मीटर, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। तो आप ऐसे देखिए क्या आ रहा है, कूलाम से कूलाम कट गया, क्या आया, न्यूटन मीटर। और आप खुद देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आइदर फोर्स आर क्रॉस एफ पढ़ते थे आप, तो न्यूटन इंटू मीटर, तो वैसे भी यही चीज निकल के आएगी, ठीक है। सेकेंड वन वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे आप इसकी, आपने पढ़ा हुआ है, रिपीट नहीं करेंगे हम लोग। राइट हैंड थंब रूल, किससे, राइट हैंड थंब रूल। इट मींस P और E अगर आप इस तरीके से बनाते हो, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो टॉर्क कहां होगा, इनके प्लेन पे नॉर्मल, मतलब टॉर्क इज नॉर्मल टू द प्लेन मेड बाय P एंड E। किससे निकालोगे आप, राइट हैंड थंब रूल से, मतलब कर्ल योर फिंगर फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, देन द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर। आप इजीली निकाल सकते हो, P से आप कहां हो, E की तरफ, तो कर्ल योर फिंगर फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, तो P टू E, इस तरीके से आ रहे हो, P टू E, देन द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर व्हिच इज टॉर्क, डन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट देखिए, अगर आप थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री कर दो, सिंपली 90 डिग्री करते हैं पहले, चलिए। तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, देन टाउ इज इक्वल टू ओनली पी, इट मींस टाउ विल बी मैक्सिमम। So when the torque will be maximum, when theta is 90 degree, it means when the dipole is placed perpendicular to the uniform electric field, it will experience maximum torque. It means the torque tends to align the dipole along the electric field. Torque tends to align the dipole along the इलेक्ट्रिक फील्ड। ये याद रखिएगा हमेशा कि जो टॉर्क की टेंडेंसी होती है वो हमेशा किधर होती है, कि टॉर्क किस तरीके से लगेगा, कि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो जाए। तो मैक्सिमम टॉर्क कब लगना है, जब थीटा 90 होगा, ठीक है। फोर्थ केस में आप देखो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन टॉर्क इज इक्वल टू 0। इट मींस मिनिमम टॉर्क लगना है, और आप बोल सकते हो कि यहां पर P एंड E आर पैरेलल। तो इसकी टेंडेंसी जो होती है उसको उसके तरफ अलाइन करने की होती है, तो ऑलरेडी अलाइन हो चुका है, इसका मतलब इस सिचुएशन को हम लोग कभी कभी बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। एग्जाम में आता है कि व्हाट शुड बी द इक्वेशन फॉर, व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो आप बोलोगे व्हेन P एंड E आर पैरेलल। फिफ्थ केस देखिए, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो फिर आप देखो यहाँ पे अगेन साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो अगेन टॉर्क हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप बोलोगे मिनिमम लग रहा है, ठीक है मिनिमम तो लग रहा है, लेकिन मिनिमम ना ही लिखिए, यहाँ पर P एंड E आर कैसा है, एंटी पैरेलल। इट मींस सीधी सी बात है कि इसकी टॉर्क की टेंडेंसी क्या होती है, उसको उसके अलोंग करने के लिए, तो ये बिल्कुल अपोजिट है उसका। तो इसकी टॉर्क की टेंडेंसी क्या होगी, उसको अलाइन करने की। तो अलाइन करने का मतलब इसको कि आप बाद में देखोगे, पोटेंशियल का डेरिवेशन करेंगे तो वहां से भी इसका कंसेप्ट आपको मिलेगा, लेकिन फिलहाल इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों ऐसा हो रहा है, ध्यान रखिएगा, इसकी टेंडेंसी कैसी है, उसको हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन करने की। तो इस केस में वो ऑलरेडी अलाइन था, इसलिए कैसा है, स्टेबल। इस केस में कैसा है, उसके अपोजिट है, तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, उसको अलाइन करने के लिए। तो अलाइन जब करेगा तो उसका इक्विलिब्रियम जब चेंज होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इन टॉपिक को हमें अच्छी तरीके से देखना है कि
टॉर्क एक्सपीरियंस बाई एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका आंसर क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई या टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। जहां पे आपने दो सिचुएशन देखी, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। इनको आपके नोट करके रखना है और इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि टॉर्क की टेंडेंसी क्या है, उसको उसकी तरफ अलाइन करने की। ठीक है, एक इसमें एक पॉइंट और है, उसको आप ध्यान से देखो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप यहां देखिए, जैसे मान लो मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ये क्लोजली स्पेस्ड बना दिया, ठीक है, और ये थोड़ा सा दूर बना रहे हैं, ये वाइडली स्पेस्ड है, ठीक है, और मेरा एक डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ है, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, आपको समझाने के लिए। तो ये डाइपोल कैसे फील्ड में रखा है, ये फील्ड कैसा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म। जब नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, इस पे एक फोर्स लगेगा क्यू ई, मान लेते हैं एफ माइनस क्यू। अब यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इवन हुआ, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, E2। क्यों होगा, क्योंकि दोनों जगह फील्ड डिफरेंट होंगे। अब इस पे एक फोर्स लगेगा, वो किधर होगा, F प्लस क्यू, वो कितना होगा, QE2। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट हैं। जब नेट फोर्स निकालेंगे तो क्या आएगा भाई बताओ, कौन सा ज्यादा होगा, F माइनस क्यू माइनस F प्लस क्यू होगा। ये कितना है, QE1 और ये कितना है, QE2। पक्की बात है कुछ ना कुछ भी आएगा, लेकिन जीरो नहीं आएगा आंसर। इट मीन्स वेन एवर इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस द बोथ, इट विल एक्सपीरियंस द बोथ। तो ये नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका, देख लेंगे आप, 6 पॉइंट है कि वेन एवर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed in non-uniform electric field, it will experience, important है, both, it will experience both, क्या, force and the torque। पिछले केस में वो उस पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या थी, 0 थी, लेकिन इस वाले केस में, उस वाले केस में इसमें नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो आपको ये केस भी ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बाद का जो टॉपिक है, जो कि डाइपोल की सीरीज में लास्ट टॉपिक है, बाद में पोटेंशियल में ये फिर लौट के आएगा, लेकिन फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। अब देखिए, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डन, सेम केस। अब बात आती है कि फिर हमें पता करना, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल हम जानते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम समझ चुके हैं, अब नई चीज मिल रही, जानते तो आप इसको भी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ वो mgh वाला नहीं है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ये है जो क्लास 11 में हम पढ़ते थे कि वर्क डन अगेंस्ट एनी कंजर्वेटिव फोर्स विल बी स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर आप वर्क करते हो, चाहे वो रोटेटरी फोर्स हो या फिर ट्रांसलेटरी फोर्स हो, रोटेटरी फोर्स का मतलब टॉर्क और ट्रांसलेटरी फोर्स का मतलब जो नॉर्मल फोर्स है वही। तो किसी भी फोर्स से मतलब नहीं, जो कंजर्वेटिव फोर्स है, जो कंजर्वेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, उनके अगेंस्ट अगर हम वर्क करते हैं तो हमेशा ही कैसे स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। मतलब जैसे आप कई सारे एग्जाम्पल, इलास्टिक फोर्स है, इलास्टिक फोर्स में आप क्या करते हो, स्ट्रेचिंग करते हो ग्लूल की, और उसके बाद आप स्टोन को छोड़ते हो, तो आप क्या करते हैं, उसके शेप और साइज को चेंज करते हो। जब शेप और साइज को चेंज करते हो तो क्या हुआ, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, शेप और साइज इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करो या रेयरफेक्ट करो तो उसके शेप और साइज को बिगाड़ रहे हो, और जैसे आप शेप और साइज को बिगाड़ते हो तो उसमें क्या होता है, एक वर्क डन करने की टेंडेंसी आती है। तो उसके फोर्स के अगेंस्ट अगर आप वर्क करते हो तो हमेशा ही वो कैसे स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डाइपोल की नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट वर्क करेंगे और
वो एनर्जी कैसे स्टोर होगी, उसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। आइए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। हम फिर से यहाँ ड्रॉ करते हैं एक पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से वही इक्विस्पेस लाइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, आप देख पा रहे हो, ऊपर की तरफ है, ठीक है। हमने क्या किया, एक डाइपोल को यहाँ प्लेस किया, -q + q। डाइपोल कितने एंगल से इंक्लाइंड है, θ1 एंगल से इंक्लाइंड सपोज। तो इस पे जो फोर्स लग रहा था वो कितना था, F - q, आपको पता है। यहाँ जो फोर्स लग रहा था वो कितना था, F + q, ये भी पता है आपको। ये दोनों फोर्स मिलके क्या बना रहे थे, टॉर्क बना रहे थे। अब इस डाइपोल की जो नेचुरल टेंडेंसी है वो घूमने की कैसी है भाई, ये फोर्स ऊपर की तरफ है और ये फोर्स नीचे की तरफ है, तो ये टेंडेंसी कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमने की। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इस डाइपोल को इसकी नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट घुमा रहे हैं, मतलब इसका नेचुरल जो टेंडेंसी है वो इधर घूमने की है, हम किधर घुमाना चाहते हैं, इसके अपोजिट। तो देखो क्या करेंगे, हमने इसको घुमाया और हम इसको यहाँ ले आए, मतलब इसकी जो नेक्स्ट पोजीशन हमने बनाई वो ये बना दी -q और ये अब +q। तो अब एंगल कितना हो गया चेंज, θ2। डन। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इसकी टेंडेंसी एंटी क्लॉकवाइज है, हम इसको कैसा घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो पक्की बात है, जैसे हम छोड़ेंगे घूम के कहाँ चला जाएगा, वहीं। इट मीन्स किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करोगे वो कैसे स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब यहाँ पर जो हम वर्क कर रहे हैं वो कौन सा वर्क है, रोटेटरी वर्क डन। तो हम लोग जब वर्क डन पढ़ते थे तो हम लोग कौन सा पढ़ते थे, dw = FdX। एक रोटेटरी वर्क डन पढ़ते थे, क्या होता था, τ × dθ। तो यहाँ पर रोटेशन का जो कॉज है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, टॉर्क। तो हम किसका कंसेप्ट लेंगे, टॉर्क का। और यही वर्क डन कैसे स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी U के फॉर्म में, ठीक है ना। तो आप उस लाइन को लिख लीजिएगा कि वर्क डन अगेंस्ट एनी कंजर्वेटिव फोर्स विल बी स्टोर्ड एट इट्स पोटेंशियल एनर्जी। हियर वी रोटेट द डाइपोल अगेंस्ट इट्स नेचुरल टेंडेंसी बाय यूजिंग द टॉर्क, सो इट विल बी स्टोर्ड एट इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्यों, क्योंकि हर जगह टॉर्क कैसा होगा, वेरिएबल होगा। तो जब टॉर्क वेरिएबल होगा तो हम किसका कंसेप्ट लेंगे, इंटीग्रेशन का। जहां पर कांस्टेंट होता है वहां किसका लेते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे किसका कंसेप्ट आएगा, इंटीग्रेशन का। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, τ × dθ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, W1 से W2, τ × dθ। डन। ये क्या आ जाएगा, W और लिमिट लगा देंगे W1 से W2, आर्बिट्री है ये। यहां पर क्या होना है, θ1 से θ2, टाउ की वैल्यू कितनी होगी, PE sin θ, अभी जस्ट पढ़ के इंटू dθ। ये आ जाएगा W2 - W1, और ये बताइए P कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और P क्या है, 2AQ। 2A कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, लिमिट रहेगी θ1 से θ2। इंटीग्रेशन किसका होगा, sin θ dθ, θ1 से θ2। डन। तो अब बताओ मुझे W2 - W1 PE sin θ क्या होगा, -cos θ, ठीक है, और लिमिट लगेगी θ1 से θ2, ठीक है। तो अब आप आगे देखो, W2 - W1 PE, माइनस बाहर ले लिया, अंदर आया cos θ2 - cos θ1, ये तो आपका एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी आर्बिट्ररी चॉइस पे डिपेंड करता है, मतलब हम अपनी मर्जी से स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग पॉइंट लेने के लिए आपको दिखाते हैं, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लेंगे आप। अगर हम इनिशियल एंगल θ1 को π/2 मीन्स 90 ले लें, ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उसके करस्पॉन्डिंग जब ये टर्म 0 हो जाएगा तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग W1 भी 0 हो जाएगा। तो ये आर्बिट्ररी चॉइस है, मतलब चॉइस के ऊपर डिपेंड होता है, आप कहीं भी ले सकते हैं, स्टार्टिंग एंगल कुछ भी ले सकते हो, अगर नहीं लेना चाहो तो यही छोड़ सकते हो आप। और हम यहाँ लेट कर ले रहे हैं कि θ2 को हम θ लेट कर ले रहे हैं और W2 को हम W लेट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन क्या चेंज हो जाएगा, W = -PE cos θ, ठीक है। और दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज इट्स U का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। डन।
तो वर्क डन का जो फॉर्मूला आया दैट इज पीई कॉस थीटा, और उसी को हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट एनी कंजर्वेटिव फोर्स विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो U इज इक्वल टू मेरा आ गया माइनस पीई कॉस थीटा। अब आप मुझे बताओ, आपने पढ़ा होगा A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, क्लास 11 स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। तो A एक वेक्टर है, B एक वेक्टर, उनके बीच में कॉस का एंगल है। तो P एक वेक्टर है, E का वेक्टर, E एक वेक्टर है, कॉस का उनका एंगल है, उनके बीच में कॉस का एंगल है। तो इट कैन बी रिटन एज माइनस का P डॉट E, माइनस का P डॉट E। तो आप देख सकते हो कि टॉर्क का जो फॉर्मूला था P क्रॉस E था, याद रखने के लिए आपको, और टॉर्क का जो पोटेंशियल एनर्जी का है दैट इज P डॉट E। डन। अब आइए इनके एक दो केस हम डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट, आप मुझे बताओ U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा है। डन। थीटा इज इक्वल टू 0 करो तो क्या आएगा, U इज इक्वल टू माइनस पी कॉस 0 की वैल्यू 1। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, U विल बी मिनिमम। जब एनर्जी मिनिमम होगी तो वर्क डन करने की टेंडेंसी भी मिनिमम होगी। तो इसको फिर से हम बोल सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा हुआ, क्यों भाई, क्योंकि एनर्जी कैसी है, मिनिमम है। तो जब एनर्जी मिनिमम होगी तो वर्क डन करने की टेंडेंसी भी मिनिमम होगी। डाइपोल मेरा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जो कि हम लोगों ने वहां डिस्कस किया था कि E और P आपस में पैरेलल है। अगर हम केस सेकंड देखें, थीटा इज इक्वल टू 180 कर दें, तो आपको पता होगा cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो आप देखिए U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का P और विच विल बी मैक्सिमम, क्योंकि 90 रखेंगे तो मिनिमम आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। मतलब 180 का मतलब P और E एंटी पैरेलल हो गए। तो इस समय वर्क डन करने की टेंडेंसी मैक्सिमम होगी, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो इस तरीके से आपके दो टॉपिक फिनिश हो गए, एक टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपली आप याद रखिएगा, एक होता है P क्रॉस E, टॉर्क वेक्टर इसलिए P क्रॉस E sin थीटा, दैट इज P क्रॉस E सिंपली P sin थीटा। और ये पोटेंशियल एनर्जी स्केलर होती है, तो उसको किस में दिखा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट में, दैट इज माइनस का P डॉट E, माइनस साइन याद रखिएगा। ठीक है, इससे भी आपको आंसर मिल रहा है स्टेबल और अनस्टेबल का। तो इसमें एनसीईआरटी में एक सॉल्व एग्जाम्पल है, उसको आप देखेंगे, और कहीं पे भी कोई डाउट होता है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।